और ये जो क्लास है मैं इस सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। ये सवाल मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखा है, बहुत सोच समझ के आपको बोला है या पूछा है। हु डू फॉरेस्ट बिलोंग टू? ये जंगल किसका है? चलिए एक डायग्राम दिखाता हूं, क्वेश्चन वही का वही बना हुआ है। जंगल किसका है? ये जंगल किसका है? देखिए अब फिर से आ गया वही। अब ये डायग्राम के साथ आप बताइए कि ये जंगल किसका है। आप जिन इसमें बंदरों को देख रहे हैं, असल में वो एप्स नहीं है, बंदर नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, मतलब वो होमिनिन स्पीसीज है। क्लियर? होमिनिन स्पीसीज का मतलब है कि देखिए एक और इंफॉर्मेशन में देता हूं ताकि आपको और सोचने में थोड़ा सा हेल्प हो कि पेड़ जो यहां पे पेड़ पौधे हैं, जो हमारा टाइमलाइन है उत्पत्ति का, इवोल्यूशन का जो टाइमलाइन होता है, जैसे मान लीजिए कि अर्थ बना 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले दुनिया बना। दुनिया बनने के बाद पेड़ पौधे जो इस रूप में दिखते हैं ये कब बने थे? तो ये लगभग 380 मिलियन साल पहले पेड़ पौधे बने। 380 मिलियन साल पहले पेड़ पौधों का विकास हो गया था। ये जो इंसान आपको होमिनिन स्पीसीज दिख रहे हैं, ये कब आए थे? ये आए थे 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? और ये जो 2 मिलियन साल पहले आए थे, तो ये लोग ठीक तरीके से खड़े होकर के उस समय चल भी नहीं पाते थे, ये जस्ट अपराइट चलना सीख रहे थे, खड़े होकर के बाइपेडलिज्म करने का कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं पेड़ पौधों के सहारे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बंदर प्रजातियां थी वो इन्हीं पेड़ पौधों पे अपना निवास उस समय करती थी, जो 2 मिलियन साल पहले या उससे थोड़ा पहले का जो समय है। तो ये जो लोग आए, और अगर आप होमोसेपियंस का बात करते हैं, जो मॉडर्न होमोसेपियंस है, तो वो तो सबसे नए हैं, वो तो सिर्फ 70,000 साल पहले से है। जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब ब्रेन का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ, बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, इंटेलेक्चुअलिज्म का विकास हुआ, उसके बाद वो लोग पिक्चर में। अब मेरा सवाल बस यही है कि अब इसको इतना इंफॉर्मेशन जब आपने ले लिया है, अब बताइए कि क्या जंगल इन लोगों का है? क्या इनके वजह से जंगल है या जंगल के वजह से ये लोग हैं? मेरा सवाल बस इतना ही। अगर इनका जंगल है तो फिर हम लोगों का उसमें क्या रोल है? जो मॉडर्न होमोसेपियन है उसका क्या रोल है? जो लोग जंगल में रहते हैं जैसे ट्राइबल लोग हैं, उनका क्या रोल है? जो हमारा रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास का मतलब जो नेता मंत्री राजा हैं, उनका क्या रोल है? उसके अंदर जो सेक्रेटरी है, जो उसके अंदर डीएम है, जो डीएफओ है, जो वन पर्यवेक्षक, जो भी लोग यहां शामिल हैं, जैसे कल को आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएंगे, आप कौन है? क्या ये जंगल आपका है? अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर है तो क्या ये जंगल ट्राइबल का? ये जंगल है किसका? तो जैसे ही आप ये सब सोचेंगे ना, तब जाकर के आपको थोड़ा सा एहसास होगा, गहराई से जब सोचेंगे कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका रोल क्या है, वो जंगल किसका है, वो किसको बचा रहा है, किसके चीजों को रोक रहा है, क्यों ट्राइबल से उसका झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीजों को पहले समझना है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर जब फॉरेस्ट्री पढ़ता है तो ये जंगल, फॉरेस्ट जो आपको दिख रहा है, ये आज का जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ना, जिसमें तरह तरह का नियम कानून लगा हुआ है कि यहां का लकड़ी नहीं जाना चाहिए, यहां का कोई संसाधन नहीं आना चाहिए, यहां पे लोगों का जाना वर्जित है, आप आकर के उसको रोकेंगे, एनकाउंटर होगा, ये सब होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सारी चीजों के बारे में एक वृहद रूप से, कंप्रिहेंसिव रूप से आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जंगल इस हालत से, माने ये जो रूप है, अभी जंगल सबका है। ये पेड़ जो है, ये किसका पेड़ है? ये इसका भी पेड़ है, कोई चिड़िया आएगी उसका भी पेड़ है, ये हर किसी का पेड़ है। लेकिन आज जब होमोसेपियंस का यहां पर रूल है, तो ये पेड़ सिर्फ इन लोगों का पेड़ नहीं है। अब यहां कोई आदमी आएगा तो एक दूसरा होमोसेपियन, जिसको फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, वो दूसरे किसी होमोसेपियन जो कि ट्राइबल है उसको रोकेगा कि तुम्हारा नहीं है ये, तुम इसको मत छुओ, तुम इस जंगल में मत आओ। ये सारी चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं उस चीज को? तो एक बड़ा विचित्र हालत है यहां पर कि आज जो ये चीजें नजर आ रही है, जो फॉरेस्ट आपको नजर आ रहा है, ये मॉडर्न फॉरेस्ट जो दिख रहा है, ये इस हालत में आया कैसे? तो आज का जो मेरा क्लास है वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि फॉरेस्ट का इवोल्यूशन वहां से लेकर के यहां तक कैसे हुआ है ना? उसी चीज को मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूं कि फॉरेस्ट का जो
इवोल्यूशन आप देखते हैं, मॉडर्न स्वरूप जो आप देखते हैं, ये शुरू से इस समय से लेकर के वहां तक कैसे हुआ। क्लियर? तो चलिए कुछ करंट अफेयर और न्यूज के साथ में चीजें लिखाता हूं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ लिखिएगा नहीं इसको देख करके, अभी पहले चीजों को थोड़ा समझिए कि जंगल का जो परिवर्तन है, जंगल को आज जैसे हम लोग देख रहे हैं उस कंटेक्स्ट में वो जंगल पहले कैसा हुआ करता था और कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी जंगल को जंगल के रूप। एनीवे, अब जो न्यूज आप देखेंगे, कुछ कुछ न्यूज है, ये सब 2025 का और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर इनके बीच का, इस दरमियान में पिछले 3-4 महीने का न्यूज है। ये न्यूज हमेशा इस तरह से बना रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक बेंगलोर का मेरे ख्याल से न्यूज है, सॉरी जो एमपी का न्यूज है कि विलेजर्स अटैक फॉरेस्ट ऑफिसर ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स। कि जब फॉरेस्ट ऑफिसर जाते हैं जंगल में और वहां जाकर के एनक्रोचमेंट का मतलब है कि किसी ने इलीगली उसके ऊपर झोपड़ी बना दिया है, जब उस झोपड़ी को हटाने जाते हैं तो गांव वाले, जो लोग वो झोपड़ी बनाए थे, उनसे उनका झड़प होता है। ये आपने न्यूज देखा। अब इस न्यूज में सही कौन है? इस न्यूज में जो फॉरेस्ट विभाग या जो वन विभाग के लोग हैं, ये जो झोपड़ा यहां बसाए हैं, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें जो फॉरेस्ट के ऊपर क्लेम है ना, कि जैसे मान लीजिए झोपड़ा जो बनाया, उसका ये क्लेम है कि भाई मेरे पूर्वज इधर ही रहते थे, हम सबके पूर्वज जंगल में ही रहते थे, तो हम यहां रहेंगे। लेकिन फॉरेस्ट वाले का क्लेम है कि नहीं, ये जंगल जो है रूलिंग क्लास का प्रॉपर्टी, स्टेट का प्रॉपर्टी है, तुम यहां नहीं रह सकते हो। बस ये झड़प है दोनों के बीच में। तो एक तरफ कोई कहता है कि ये मेरा फॉरेस्ट का अधिकार है, और दूसरी तरफ कोई ये कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये फॉरेस्ट तुम्हारा नहीं है, तुम ये इलीगली यहां पर ये बनाए। क्लियर? पहला आपने झड़प समझा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जंगल को जिस रूप में आप देख रहे हैं, क्या जंगल उस रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही डिस्प्यूट आपको हैंडल करना है यहां पर। तो पहला एक न्यूज मैंने ये दिखाया जिसके अंदर आपको माने गांव वालों का, जो लोग उस जंगल में अपना घर वर बनाए थे, उनसे झड़प हो रहा है। और साथ में ये भी सोचिएगा कि वो गांव वाला जो झोपड़ा बना करके रह रहा है, वो उसके अंदर पेड़, मान लीजिए कि जो पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट के अंदर में, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया पहला चीज। एक न्यूज, अब ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक या सिर्फ मान लीजिए महाराष्ट्र तक या बेंगलोर तक सीमित नहीं है, हर जगह इसका आपको देखने को मिलेगा। कुछ न्यूज जो है यहां पर, ये कर्नाटक का न्यूज है, बेंगलोर का, कि वी आर द राइट होल्डर्स नॉट एनक्रोचर्स। मतलब जो गांव वाले, जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं वहां पर जो रह रही हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज, उनका यह कहना है कि यह जंगल हमारा है, इस पे अधिकार हमारा है, क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं रहते थे। और अब क्योंकि नए नए नियम निकल गए हैं, हमारे पूर्वज रहते थे 300 साल पहले से यहीं रह रहे हैं, हम लोग आदिवासी समुदाय के लोग, ये जंगल हमारा हुआ। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर वो कहता है कि नहीं, संविधान है इस देश में जो कि नया बना है 1950 में, और इस संविधान के अंतर्गत बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, और इन कानून के अंतर्गत ये जो जंगल है ये आपका नहीं है, ये जंगल जो है राज्य का प्रॉपर्टी। तो गांव वाले या ट्राइबल का कहना है कि जंगल हमारा है, हम लोग यहां पर इलीगली नहीं बसे हुए हैं, और फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहा है वो। लो, फिर से डिस्प्यूट, फिर से झगड़ा। तो बेंगलोर में भी वही हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, कर्नाटक में भी वही हुआ, और भी देखते हैं कुछ कुछ जगहों पे। तो अब एक जगह दिखेगा जहां उड़ीसा, तो उड़ीसा के जो सीएम साहब हैं उन्होंने क्या बोला कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू शो एम्पैथी टुवर्ड्स ट्राइबल्स। यहां पर भी इस तरह की झड़प हो रही है। उसमें जाकर के वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो ट्राइबल्स लोग, जो जनजातीय लोग हैं, उनसे अच्छे तरीके से पेश आए, उनसे थोड़ा सा एम्पैथी रखें। ठीक है, मतलब वही कॉन्फ्लिक्ट का ही इश्यू है, मतलब उड़ीसा में भी वही चीज है। अब थोड़ा और भी देखें, तेलंगाना। अब तेलंगाना में आइए, वहां भी वही है, कन्फ्रंटेशन ओवर पोडूलैंड्स, ट्राइबल वुमेन असॉल्ट, फॉरेस्ट स्टाफ डिनाई क्लेम्स। मतलब इनमें वही झड़प हुई जिसमें औरतें ये खड़ी होकर के विद्रोह कर रहे थे कि ये भाई लैंड हमारा है, हमारे पूर्वजों का जमीन है, आज जिसको तुम लोग फॉरेस्ट कह रहे हो। क्योंकि आपको तो इतना तो बेसिक सा पता ही होगा कि जंगल डिक्लेयर हो जाता है कि ये एरिया फॉरेस्ट का एरिया है, अब यहां पे किसी का भी वास यहां संभव नहीं है, अब ये जंगल राज्य का है, प्रॉपर्टी। कोई रहेगा तो उसको हम लोग हटाएंगे, फोर्सफुली हटाएंगे, मारपीट सब होता है। तो इसमें महिलाओं के साथ मारपीट करने घटना है, महिलाओं ने कंप्लेन किया कि हमारे साथ मारपीट किया गया है, उसका यह घटना है। सब में कंटेंट एक ही है कि ये जंगल और ये जमीन जो है ये किसका है।
क्लियर। और सब जगह फॉरेस्ट के अधिकारी जो हैं उसमें शामिल होते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी उस चीज को एनफोर्स कर रहे हैं कि ये जंगल जो है राज्य का जंगल है। ये तेलंगाना घटना हो गया। उसी तरह फिर से एक घटना आप देखिए, फिर से मध्य प्रदेश का एक घटना है, टेक थ्रेट टू ट्राइबल राइट्स ओवर द लैंड, कि टेक्नोलॉजी के वजह से भी ट्राइबल्स का जमीन छिन गया है मध्य प्रदेश में। कल तक इनका कहना है कि हमारे पूर्वज जिस जमीन पे खेती करते थे, आज उस जमीन पे सिल्वीकल्चर हो रहा है। सिल्वीकल्चर मतलब वही कि पेड़ को लगाना, अपने हिसाब से लगाना, मोनोकल्चर करना, एक तरह का पौधा लगाना, उसको काटना, टिम्बर का ये सब करना, वो सारा कुछ करना। मतलब एक टाइम पे ये जमीन हमारे पास, हमारे पूर्वज इस पे खेती कर रहे थे, आज ये जमीन पे पूरा घेराबंदी करके आज ये जमीन हमारे पास नहीं। तो अब ये मैंने फिर से मध्य प्रदेश का, तो पूरे देश में जहां जहां भी लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जहां पर उनका कभी ना कभी कोई पूर्वज फॉरेस्ट में रहता था या जहां भी रहता था, वहां ये डिस्प्यूट है कि जंगल आखिरकार किसका है, या जिस जमीन पे जंगल है वो जमीन किसकी है। और पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले क्या चीज तोड़ना चाह रहा था, हम लोग एज अ सिटीजन जो हम लोग 2025 में जी रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि जंगल जो है, हम लोग के दिमाग में एक्सेप्टेड हो चुका है कि जंगल जो है स्टेट का प्रॉपर्टी है, हमें इसमें दखल नहीं देना है। लेकिन चाहे स्टेट हो, स्टेट फॉर्मेशन होने से पहले एंसेस्टर्स हमारे रहा करते थे, ये जंगल सबका हुआ करता था उस समय। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए जंगल को अपना बनाया, क्योंकि पूरे यूरोप में वही सिस्टम लागू हुआ था कि जंगल को राज्य का प्रॉपर्टी बनाओ, ताकि जंगल के रिसोर्सेस का जो पैसा है कुछ चंद लोगों के जेब में जा सके। और उसी कंसेप्ट पे आज भी फॉरेस्ट ऑफिसर काम करता है। ठीक, ये जंगल के जो संसाधन है, इसका आखिरकार फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा कुछ चंद लोगों के जेबों में जाता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर जो यहां पर है, वो अगर गांव वाले के नजरिए से देखेंगे तो वो तो सबसे बड़ा विलेन है, क्योंकि वो उन्हीं चंद लोगों का जो सरकार है उसके लिए खड़ा होकर के काम करता है, और गांव वाले जो गरीब हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। अब आपको सुन के लग रहा हो कि आप, लग रहा है आदिवासी अधिकारों का समर्थन करते हैं, तो वही तो मैं यहां पढ़ाने आया हूं क्लैरिटी के साथ, कि ये जो पूरा फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है, जिस फॉरेस्ट्री को आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात पे टिका हुआ है कि फॉरेस्ट को हम लोग आज ऐसे नजर से देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारा उसमें कुछ नहीं है। फॉरेस्ट जो भी है वो राज्य का प्रॉपर्टी है। और राज्य किसका है? जो स्टेट प्रॉपर्टी दिख रहा है वो स्टेट किसका है? स्टेट का ये कहना है कि डेमोक्रेसी है तो स्टेट हम ही लोगों का है, तो जंगल डायरेक्टली हमको क्यों एक्सेसिबल नहीं है ना? चलिए, तो मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करता हूं, दिमाग पे और जोर नहीं डलवाता हूं। आप ये सारी चीजें सोचिए, क्योंकि यही सोचने के लिए फूड ऑफ जो थॉट होता है वो मैंने आपको दिया। ठीक है, इसलिए मैंने एक सवाल से शुरू किया कि जंगल किसका है, ताकि आपका नजरिया थोड़ा सा बदले, आप मल्टी डायमेंशनल होकर के सोचें। एक बार गांव वाले के साइड से सोचिए, कि ट्राइबल्स के नजर सोचिए कि उसके पास आज पेपर नहीं है ना? सरकार बहुत झूठी है, सरकार तो मक्कार है ना? कोई भी सरकार यहां पर जो भी आएगी वो कभी किसी के लिए मैंने काम नहीं करती, वो सिर्फ अपना जेबें भरती है, जो नेता होता है। सरकार तो ये भी कहती है कि जो गोल्ड है, तुम्हारे पास रसीद होगा तभी तुमको गोल्ड माने बेचने का अलाउड होगा। अब जिसके पास पूर्वजों का गोल्ड है वो क्या करेगा? तो कई सारी चीजें हैं सरकार से जुड़ा हुआ। सरकार एक अलग सिस्टम से काम करती है, हम लोग एक अलग चीजों से देखेंगे उसको। क्लियर? तो अब जो आपने ये सारा न्यूज देखा, इससे हटते हैं और थोड़ा सा अब आते हैं वापस कि थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसा है, मतलब जंगल, फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट कैसे कैसे इतिहास में बनता चला आया है। एक बार थोड़ा सा इस पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, तो इसमें मैं दो चीजों को बताऊंगा, दो चीजें हम लोग सोचेंगे, मतलब दो कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको। जैसे एक कंटेक्स्ट है कि वेस्ट का जो दुनिया है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके अंदर, और जो इंडियन कंटेक्स्ट है, भारत के अंदर जंगल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैंने कैसे फॉरेस्ट जो आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें नियम कानून है, ये वाला फॉरेस्ट कैसे बना वैसे फॉरेस्ट से जिसके अंदर सबका वो फॉरेस्ट, जैसे जंगल सबका था कम्युनिटी का, तो यहां से लेकर के ये स्टेट प्रॉपर्टी कैसे बनता है, इसमें दोनों का मैं कंटेक्स्ट आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि वेस्ट में क्या हुआ इतिहास में और इंडियन कंटेक्स्ट में भारत में क्या हुआ इसके इतिहास में जंगल के साथ। ये जंगल का इतिहास है। चलिए, अब इसमें हम लोग अगर देखेंगे थोड़ा सा,
तो एक पहले टेबल के साथ, मैं टेबल पहले देख लें और फिर आगे बढ़े। ये टेबल मैंने ऐसे ही लगाया है कंपैरिजन करने के लिए कि अगर वही क्वेश्चन वाला था जो जंगल किसका है, उसके क्वेश्चन में मैंने टेबल में लगाया कि जंगल अगर लीगली देखा जाए, लीगल जो भी नियम कानून है, जंगल स्टेट गवर्नमेंट का होता है लीगल कानून के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि इसके अंदर जो भी हमारा फॉरेस्ट एक्ट 1927 और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है, उसके तहत जंगल स्टेट का प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सोशल एंड कल्चरल एंगल से देखा जाए तो ये जंगल ट्राइबल्स का है और जो लोग वहां पे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका ये जंगल है, सोशल और कल्चरल एंगल्स। क्लियर? उसी तरह अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए या दार्शनिक एंगल से, फिलोसॉफिकल एंगल से देखा जाए तो ये जंगल जो है या तो देवता, किसी देवता का है या कुदरत का ये जंगल है दार्शनिक स्तर पे। अगर ग्लोबल और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, माने पूरी दुनिया को अगर एक फैमिली मान के देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी का ये जंगल है। और अगर इसको एथिक्स के रूप में देखा जाए, थोड़ा सा एथिकली इसका आंसर खोजा जाए तो पता चलेगा कि फॉरेस्ट, ये जो जंगल को हम लोग एक सामान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये जंगल कोई सामान नहीं है कि मेरा है मेरा है मेरा है, ये कोई सामान नहीं है। जंगल खुद ही अपने आप का है। एथिकल आंसर जो है, जिसको डीप इकोलॉजी कहते हैं। डीप इकोलॉजी का मतलब जो कुदरत है उसके अंदर एक निहित प्राण है, उसके अंदर एक इनहेरेंट लाइफ होता है। जैसे हम अपने लाइफ का चिंता करते हैं, कुदरत का अपना एक लाइफ होता है। तो हम लोग कुदरत को एक सामान के रूप में नहीं, एक जीवित वस्तु के रूप में देखें कि उनका भी अपना कुछ अधिकार है खुद के ही ऊपर। इंसान ठेका नहीं लेके बैठा है कुदरत का कि हम जैसा चाहेंगे आपको वैसे ही आपको रहना होगा। हम कहेंगे आप राज्य के प्रॉपर्टी तो राज्य में चले जाइएगा, हम कहेंगे अगर आप हमारे प्रॉपर्टी तो हमारे फॉरेस्ट वाले ट्राइबल्स के प्रॉपर्टी तो ट्राइबल्स का हो जाइएगा, ऐसा नहीं। तो एथिकली अगर उसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे, मोरली उसका आंसर ढूंढना चाहेंगे, तो जंगल जो है उसके अंदर निहित अपना ही प्राण होता है। जंगल खुद का मालिक खुद ही। क्लियर? तो ये कंपैरिजन टेबल मैंने छोटा सा बनाया था जिसको आप बाद में देख सकते हैं। एनीवे, अब आते हैं जो वेस्टर्न दुनिया रही है उसमें फॉरेस्ट का इवोल्यूशन, इतिहास में फॉरेस्ट का स्थिति कैसा रहा और मॉडर्न पीरियड में आने के बाद फॉरेस्ट का स्थिति कैसा बना, प्रूफ के साथ मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूं। तो पहले हम लोग वेस्ट का देखेंगे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज और वो सारे कंट्रीज का। वेस्ट में क्या स्थिति था जंगल का, कि क्या वो पहले राज्य का प्रॉपर्टी था या किसका प्रॉपर्टी था? तो पहले वो किसी का भी प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं था। पहले लोग जाते थे जंगल काटते थे, वहां कोई उसको मना कर पेड़ जितना मर्जी है काटो उस समय का। तो जैसे मान लीजिए कि ये रोमन एम्पायर है, तो रोमन एम्पायर में कई ऐसे स्कल्पचर मौजूद हैं जो बताते हैं कि इनके पास एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, बड़ा व्यापक इंडस्ट्री वो मौजूद था, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, जहां पर रोमन्स इस तरह का शिप बनाते थे लकड़ियों से। रोमन एम्पायर का बात कर रहा हूं, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य क्या करते थे कि इस तरह का पेड़ों का एक भयंकर लेवल पे कटाई उस समय होता था, जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होती थी, जहां पर टिम्बर जो होता था मिलिट्री या नेवल पावर के लिए यूज करते थे, जो कि लगभग दूसरी शताब्दी का मामला है, 2nd सेंचुरी एडी का मामला है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मध्यकालीन यूरोप आया तो फॉरेस्ट जो था उसको इतना काटा गया क्योंकि उस समय कोई भी रेगुलेशंस नहीं बने हुए थे। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर नियम कानून बन जाएगा, जंगल नहीं कटेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिल्वीकल्चर का मतलब ही है जंगल काटना। फॉरेस्ट्री का मतलब ही है जंगल को एक प्लांट तरीके से काटना और उसको बिजनेस करना। ऐसा नहीं कि जंगल उसमें नहीं कटेगा, जंगल उसमें भी कटता है, लेकिन हाँ, वो कटने के बाद उसका क्या होगा, उसका पैसा किसको मिलेगा, ये डिसाइड करते हैं राज्य, ये हम लोग नहीं डिसाइड करते। तो एनीवे, ये वो जमाना था जब यूरोप में ऐसा जंगल को लेकर के कोई कानून नहीं था, या जो भी कानून होगा तो उसके अंदर ऑनरशिप का मामला नहीं था कि जंगल का कोई ऑनर है। तो कोई भी जो रह रहा है फॉरेस्ट ड्वेलर, तो वो भी रह रहा है, उसका भी जंगल है। राज्य रह रहा है, राजा महाराजा रह रहे हैं, उनका भी जंगल है, वो शिकार करने जाते हैं। जो बिजनेसमैन है उसका भी जंगल है, वो भी कहीं से पेड़ काट के लाके कुछ बिजनेस कर रहा है, बना के बेच रहा है। तो ये उस तरह का मामला था। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, जंगल अब किसी जो भी लोग होंगे वो अपने स्वार्थ के लिए जंगल का यूज कर रहे हैं। तो जंगल को जो काटा गया वो इतना ज्यादा काटा गया उस समय कि एक तरह का अनसस्टेनेबल वो डेवलपमेंट किया गया। तो मध्यकालीन युग तक जंगल को बहुत ज्यादा काटा गया। तो यानी यूरोप में अगर एक इंग्लैंड के ही देश को देखें तो इंग्लैंड के अंदर लगभग 90% जो इसका फॉरेस्ट था उसको काट दिया गया था 14th सेंचुरी एडी तक।
मतलब आप देखिए कि एक देश है वो अपना 90% जो जंगल है वो खो देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रैम्पेंट तरीके से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, और इंग्लैंड जो है जाना जाता है अपने नेवी के लिए बहुत समय से। क्लियर? तो ये हमने समझा कि एंशिएंट मिडाइवल काल में जो भी हमारा जंगल हुआ करता था वो एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी ज्यादा था, लेकिन हाँ जिसको मर्जी है वो जितना मर्जी है उसमें उसके अंदर जितना सामर्थ्य है उसका उतना जंगल वो काट रहा था, लगाने का कोई कंसेप्ट नहीं। तो यह है वेस्टर्न देशों में यह हुआ। अब इसी वेस्टर्न देशों में ही अब समय बदला, मॉडर्न पीरियड आने लगा, तो जंगलों के साथ क्या हुआ? अब जब मॉडर्न पीरियड आना शुरू होता है तो एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक टर्म यहां शुरू हो जाता है। अब ये वही टर्म है, ये वही नजरिया है जंगल को लेकर के जिस नजर से जंगल को आज हम लोग देख रहे हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वानिकी कर रहे हैं, वानिकी मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आप टेंशन नहीं लीजिए, इन सब का स्लाइड जो है ये मैंने हिंदी में भी कर दिया है। मैं पढ़ाने के लिए ज्यादा इंग्लिश का स्लाइड उपयोग करता हूं, लेकिन ये सारे स्लाइड हिंदी में भी हैं। ये जहां भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके फोल्डर पे रहेंगे वहीं पर ये आपको अपलोड हो जाएगा हिंदी में भी। क्लियर? तो अब आते हैं बर्थ ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कि किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से जंगल, जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी यानी एक मेथड, एक साइंस है कि जंगल को हम लोग कैसे बेहतरीन ढंग से यूज कर पाए। तो ये कैसे हम लोग शुरू होता है उसका ये कहानी है, बर्थ ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो कि वेस्टर्न यूरोप में शुरू होती। अब इसके लिए कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है जिसको देख करके हम लोग समझेंगे। जैसे पहले ये शुरुआत होता है जर्मनी से। जर्मनी में 1713 में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है हैंस कार्ल वॉन कैर्लोवित्ज। जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नाचलतिकेत, मतलब वो जर्मन लैंग्वेज में वो भाषा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी। लेकिन यहां जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जंगल को उतना ही काटा जाए या फिर इस तरह से रेगुलेशन किया जाए कि ऐसा नहीं कि जंगल खत्म हो जाए, मतलब सिस्टम से काटा जाए। और ये ऐसा नहीं कि जंगल को बचाने का प्रयास है, जंगल को इकोनॉमिक माने इंसान के फायदे के लिए ही या हमेशा में उपयोग में लाने के लिए ही बचाने का प्रयास है सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट। तो ये जो व्यक्ति थे ये वही व्यक्ति हैं हैंस कार्ल वॉन कैर्लोवित्ज। और इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? इन्होंने कंसेप्ट दिया सस्टेनेबिलिटी का, कि जो भी यील्ड है, जो भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं यहां पर जंगलों का, या जो भी यहां से पैदावार हो रही है जंगल का जो निकल रहा है, ये एक सस्टेनेबल हो, खत्म नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे इनका ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में एक टर्म लिखा हुआ है यहां, सिल्वी कल्चर, जर्मन लैंग्वेज। क्लियर? ये सिल्वी कल्चर टर्म। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट 1713 का है। अगर आप नीचे देखेंगे तो डेट भी लिखा हुआ है उसका, 1713 का ये डॉक्यूमेंट है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक सिस्टमैटिक तरीके से जंगल को मैनेज करने के ऊपर, कि यहां कटिंग करना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा लगाना चाहिए, माने जंगल का इंडस्ट्रियलाइजेशन। जंगल एक एज अ रिसोर्स, जिस रिसोर्स का हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और इस रिसोर्स को हम लोग को मैनेज करना है जंगल को। मतलब यहां पर कोई भी कंसेप्ट एथिकल कंसेप्ट नहीं है कि जंगल के अंदर अपना निहित प्राण है और जंगल अपने आप को मैनेज करने में, जंगल अपना मालिक खुद का है। नहीं, इंसान क्या हो रहा है, पहली बार यहां पर मालिक बनने का प्रयास कर रहा है उस जंगल का, कि हम मैनेज करेंगे जंगल। यही चीजें, यही बदलाव आपको समझना है। जो फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का जन्म कैसे होता है, वही कंसेप्ट मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि जन्म क्या हुआ, कि इंसान अब यहां पर किस तरह का, जैसे इस तरह के कंसेप्ट आ गए, इंसान अब मालिक बनने का प्रयास कर रहा है कि फॉरेस्ट का जो भी होगा वो हम मैनेज करेंगे। होमोसेपियंस आर बिकमिंग द ऑनर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिसका ये पहला प्रयास है 1713 में। और जर्मनी ही, इसलिए सैक्सोनी जो ये जगह दिख रहा है, जर्मनी में ही शुरुआत के जितने भी फॉरेस्ट्री के स्कूल्स लगे थे, जिनके अंदर ये सिखाया जाता था कि ये जंगल का मैनेजमेंट होता कैसे है, सिल्वीकल्चर होता कैसे है, वो सारी चीजों का वहां पर जानकारी देने के लिए एक स्कूल बनाया गया था। तो जो ब्रिटिश नागरिक आए थे, सॉरी, जो ब्रिटिश लोग आए थे यहां पर, उनमें से कुछ लोग इस स्कूल के ही पढ़े हुए थे, है ना, वो जर्मनी वाले से, वहां से वो ट्रेनिंग लेकर के आए थे, यहां फॉरेस्ट ऑफिसर बने थे पहली बार भारत में। खैर एनीवे, उस पे आएंगे, चर्चा करेंगे, लंबा चर्चा करेंगे। एनीवे, तो ये हो गया पहला अटेम्प्ट 1713 में, जहां पे इंसान जो है जंगल के ऊपर एक मिल्कियत जताता हुआ दिख रहा है, और उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस है यहां पर। क्लियर? इसमें वही सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उन सब के बारे में लिखा गया है।
अब ये तो हुआ जर्मनी में। अब आते हैं एक यूरोप के ही, पश्चिमी यूरोप के ही एक दूसरे देश में, फ्रांस। तो फ्रांस में 17th से लेकर के 18th सेंचुरी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट। इन्होंने कुछ रिफॉर्म किया था। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे लुईस 14 के यहां, उस समय लुईस 14 का शासन था और ये उनके एक मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किया और वो रिफॉर्म्स फॉरेस्ट के क्षेत्र में किया था इन्होंने, क्लियर, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि फॉरेस्ट जो होना चाहिए, जंगल जो होना चाहिए, वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। स्टेट के कंट्रोल में मतलब रूलिंग क्लास के कंट्रोल में होना चाहिए। रूलिंग क्लास कौन होता है? वही राजा महाराजा, उसका मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सब रूलिंग क्लास है। और जो वर्किंग क्लास है वो लोग हैं जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके टैक्स भरते हैं। तो जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ टैक्स भर रहे हैं, उनका अधिकार नहीं, उनका ऑनरशिप नहीं होना चाहिए जंगल पे। जंगल को सबसे पहले स्टेट कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी बनाइए, ताकि जो भी टिम्बर काटना हो, जो भी लकड़ियां वहां से काटनी हो, वो हम डिसाइड करें, वो राज्य डिसाइड करे, राजा डिसाइड करे कि वो टिम्बर कैसे कटेगा, उसका टिम्बर काटने का टेंडर किसको दिया जाएगा, टिम्बर का जो व्यापार है वो कौन करेगा, वो सब का लाइसेंस हम लोग देंगे और इसमें हम लोग खूब पैसा कमाएंगे। तो फ्रांस के अंदर 17th 18th सेंचुरी के बीच में ये जो कॉल्बर्ट रिफॉर्म्स हैं, इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यही जीन बैप्टिस्ट जो कॉल्बर्ट हैं वो है। और इस तरह का 3-4 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर और भी पेजेस हैं, ये उसके कवर पेजेस हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि जो कॉन्फ्रेंस किया गया है वो कॉन्फ्रेंस सब फॉरेस्ट के ऊपर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूं आपको मार्क करके कि देखिए लेस लोइक्स फॉरेस्ट, अब ये फ्रेंच में है तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा, फॉरेस्टियर्स। यहां भी ये जो डॉक्यूमेंट है यहां भी कहीं फॉरेस्ट का जिक्र है और इसके अंदर में कि लोइस फॉरेस्टियर्स दे फ्रांस, ये इनका अपना डॉक्यूमेंट है। मैंने ये दिस डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट को एक स्टेट कंट्रोल्ड एक माने इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाने का यहां पहले पहल किया गया कि जो जंगल होना चाहिए, जंगल राज्य के अधीन होना चाहिए, ये लोगों का, कम्युनिटी का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये सब हमने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से देखा कि जंगल में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। जंगल ये जो पहले कम्युनिटी का या सबका हुआ करता था, धीरे धीरे वो फॉरेस्ट बनने का जो विचारधारा है, या धीरे धीरे जो उसका ऑनरशिप का जो विचारधारा है कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, वो कहां से आया? यूरोप से आया है। यूरोप से चल के आया। अब ये सारे वही मुल्क हैं जिन लोगों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों को अपना गुलाम बनाया था। जैसे भारत हो गया, कॉलोनाइजेशन हुआ भारत का, उसको फ्रेंच भी आए थे कॉलोनाइज करने के लिए भारत को सॉरी, साथ में जर्मन्स ने भी कुछ कॉलोनी अपना बनाया, ब्रिटिश ने भी अपना कॉलोनी बनाया। और ये सारे लोग कैसे विचारधारा से लोग आए थे कि स्टेट कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए फॉरेस्ट। ये सब वो विचारधारा वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने जिस एरिया में ये लोग आ रहे हैं, भारत जिस एरिया में जा रहे हैं, साउथ अमेरिका जिस एरिया में वो राज करने के लिए जा रहे हैं, हुकूमत करने के लिए जा रहे हैं, उन सब एरिया का विचारधारा को ये लोग प्रभावित करेंगे। ठीक है, मौर्यंस के जमाने में जब मौर्य शासन करते थे, सम्राट अशोक के समय भी, उस समय भी फॉरेस्ट जो था उसके लिए ऑफिसर्स नियुक्त होते थे। कैटेगरी बना हुआ था जंगलों का, लेकिन जंगल उस समय कम्युनिटी का ही प्रॉपर्टी माना जाता था। तो हमारे यहां भारत में इस तरह का सिस्टम कभी भी नहीं रहा कि जंगल को स्टेट का प्रॉपर्टी घोषित करो, दूसरे जो लोग हैं उनको इसको छूने मत दो, और स्टेट में जो राजा महाराजा ये सब लोग हैं, ये इसका सिर्फ प्रॉफिट का मजा उठाएंगे, जैसा आज हो रहा है ना। सारे मंत्रियों का हजारों एकड़ का जमीन है इस जंगलों में, ठीक है, उनके लिए फॉरेस्ट नहीं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अनपॉलिटिकल होते हुए अगर इसको सोचें तो। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है, ये जो टिम्बर का जो कमी हो रहा था, टिम्बर का जो कमी होने लगा, क्योंकि टिम्बर का कमी क्यों हो रहा था? क्योंकि पूरे प्राचीन काल, मध्यकालीन युग में जंगल काटे गए थे शिप बनाने के लिए, महलों का साजो सामान। गरीब आदमी थोड़ी ना शिप बनाएगा अपने लिए, गरीब आदमी तो ऐसे ही कि उसका घर है वही बहुत है। तो घरों को डेकोरेट करने के लिए, महलों की दीवारों को ये करने के लिए, महल का फर्नीचर बनाने के लिए, चलिए एक महल का फर्नीचर उसमें कितना लगे, लेकिन जो भी मिलिट्री का सामान है, हर चीज के लिए मैंने जंगल कट रहे थे उस समय रैम्पेंट तरीके से। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट क्यों आ गया है, बर्थ ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री?
ताकि ये जो टिम्बर का कमी होने वाला है इस कमी को पूरा किया जा सके। और ये टिम्बर का कमी कैसे पूरा होगा? ये टिम्बर का कमी पूरा होगा एक फॉरेस्ट्री माने एक वही सिल्वीकल्चर करके, कि जंगल को हम इस तरह से लगाएंगे कि जंगल को काटा भी जा सके और हमेशा इसको हम लोग एक रिपीटेटिव यूज कर सके, माने जंगल को एक बिजनेस। सो फॉरेस्ट इज ऑल टुगेदर हैज बिकम अ बिजनेस इन मॉडर्न पीरियड। क्लियर? चलिए एनीवे, तो जितने भी फॉरेस्ट्री स्कूल्स थे जिसका मैंने जिक्र किया कि ये सब बने, जैसे नैन्सी थरंट स्कूल, इसके अंदर बहुत सारे लोग पढ़े। मैं इस स्कूल का जिक्र एक बार और होगा जब भारत का संदर्भ आएगा, मैं वहां फिर से बात करूंगा। इस स्कूल में एक बहुत बड़े महानुभाव पढ़ते थे जो भारत में थे। चलिए, तो इस तरह के स्कूल्स बनाए गए जिसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाया जाता था, सिल्वीकल्चर सिखाया जाता था, कैसे किया जाता था, वो सारी चीजें यहां हुई। बात बाकी इन सब का हमने जिक्र कर लिया कि ये क्या है। एनीवे, अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जंगलों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही वेस्ट के दुनिया में फाइनल अगर कंक्लूड करके देखें कि जो जंगल थे वो कन्वर्ट हो गए इंडस्ट्रियल लैंडस्केप्स में। जो फॉरेस्ट हमारे आने से पहले, होमोसेपियन के आने से कई सौ साल पहले से हैं, कई लाख साल पहले से हैं, कई करोड़ साल पहले से हैं, वो जंगल अब क्या बन गए? वो जंगल बन गए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, जिसके अंदर जो सिल्वीकल्चर का मोनोकल्चर प्रैक्टिस किया जाने लगा। एक ही तरह के पेड़ लगाओ जिस पेड़ से फायदा होता है। और ये सब जो मेथड्स हैं, इनके वजह से कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको आज हम लोग फेस कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। क्योंकि जो नेचुरल तरीके से जो जंगल उगता था उस जंगल को साफ कर दिया गया, जो पेड़ से फायदा नहीं था उसको हटा दिया गया है, और जिस पेड़ में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उन्हीं पेड़ों को लगाया गया है, मोनोकल्चर। तो वो तरीका, यानी जंगल जो है एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनना शुरू होता है, और ये बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। क्लियर? देन जो क्लियर फेलिंग रिप्लेस्ड बाय ट्रेडिशनल मल्टी यूज वुडलैंड्स, मैं आपको सबका इमेजेस भी दिखाता हूं कि जो क्लियर फेलिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड में पूरा सफाई किया जाता था। जैसे वो जंगल वाले खेती के लिए उपयोग में लाना है जमीन को, तो पूरा क्लियर फेलिंग कर वो सफाई कर दिया गया पूरा, और वो मेथड खत्म करके यहां लगाया गया कि जो वुडलैंड में कन्वर्ट करो, जो जरूरत है वो जंगल को काटो। और वुडलैंड और जंगल में, फॉरेस्ट में यही अंतर है कि वुडलैंड जो होता है उसमें ट्री कैनोपी या ट्री डेंसिटी कम होता है, मतलब बहुत सारे पेड़ पास पास नहीं होते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट है उसके अंदर डेंसिटी फॉरेस्ट का, ट्रीज का बहुत ज्यादा होता है, तो सनलाइट उतने अच्छे से नहीं आती। लेकिन वुडलैंड के अंदर में सनलाइट बड़े अच्छे तरीके से आती है। तो जो भी क्लियर फेलिंग था उसको रिप्लेस कर दिया गया है इस तरह के वुडलैंड के निर्माण से। तो फॉरेस्ट्री क्या बना, और इन्हीं का ये जो वेस्टर्न चीजों में जो इस तरह का, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया जंगल को लेकर के, यही अप्लाई किया गया है भारत हो गया या दूसरे जो राज्य थे, जो कॉलोनी बने थे, उनके ऊपर यही अप्लाई किया गया। यही सिंपल सा शिक्षा में मिला। आज ये जंगल को आप इस रूप में बिजनेस होते हुए ऐसे करके देख रहे हैं। क्लियर? और आप साथ में और भी कुछ कुछ देख सकते हैं कि यहां पर जैसे देखिए कि अब यहां जंगल का प्लान तरीके से कटाई चल रहा है। ये जो है यहां पर काटा हुआ हिस्सा है जहां पे कटिंग किया गया है, और जंगल का प्लान तरीके से कटिंग किया जा रहा है। फिर जमीन को सफाई किया जा रहा है, वहां पे दूसरा जंगल लगाया जाएगा एक ही टाइप का, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है उसको किया जाएगा। और ये साइंटिफिक जो मेथड है इसके वजह से हो सकता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस। अरे एक ही तरह का जंगल लगाने वाले हम लोग कौन होते हैं कुदरत में? तो कुदरत आज उसका रिवेंज ले रही है हम लोगों से। तो सिल्वीकल्चर को पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में देखना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि ये क्लास में पहले लूंगा। सिल्वीकल्चर को हमेशा लोग ऐसे देखते हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए देख रहे हैं, नहीं, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप देखिए कि जो मैनेजमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं इससे अल्टीमेट फायदा किसका हो रहा है ना? ये जो मैनेजमेंट करना सही चीज है, लेकिन मैनेजमेंट करना चाहिए किन चीजों का, जो चीजों को जिसको करने से हमारा कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो। और साथ में अगर हम इसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं तो ये डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी। इसका मतलब कि हम ये नहीं मानते हैं कि इनके अंदर प्राण है, हम ये नहीं मानते हैं कि इनको अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। हम सिर्फ यही मानते हैं कि अगर ये इंसान के फायदे के लिए ठीक है तो हम इसको मैनेज करेंगे, अन्यथा ये यूजलेस चीज। तो अपने फायदे के लिए हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। एनीवे, ये इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गए हैं। जो वुडलैंड होता है वो भी कुछ ऐसे, सॉरी, ये जो मोनोकल्चर है ये भी ऐसे होता है जहां पर एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है लोगों को। और साथ में
ये जो है वुडलैंड है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ट्री का कैनोपी जो होता है ना, मतलब ये जो डेंसिटी है वो बहुत थोड़ा सा कम होता है, ताकि सनलाइट जो है अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए। और ये सारे के सारे बिजनेस पर्पज से या सिल्वीकल्चर के पर्पज से बनाए जाते हैं वुडलैंड्स वगैरह। एनीवे, अब आते हैं भारत के संदर्भ में, थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर आप एंशिएंट पीरियड में भी देखिएगा तो जंगल का महत्व क्या था, या जंगल को किस नजरिए से लोग देखते थे, जंगल क्या किसी का प्रॉपर्टी था या क्या था, वो यहां से समझ में आएगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का बुक 2 चैप्टर 17, उसको मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि देखिए अर्थशास्त्र जो है कुछ ऐसा है, उसके अंदर 15 बुक है, हर बुक में कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो जिसका चैप्टर 17 है, ये देखिए बुक 2 जो है ना, अर्थशास्त्र बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे करके बना हुआ है। तो जो बुक 2 है उसमें है लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो इसमें जब आप चैप्टर नंबर 17 में आएंगे, यहां पर वो जूम नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए चैप्टर नंबर 17 में जब आप आएंगे तो यहां पर दिया है कि चैप्टर नंबर 17 जो है उसके अंदर लिखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में, यानी वन का जो अधिकारी है या पदाधिकारी है उसके बारे में लिखा गया, उसके क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। तो यानी मौर्यंस के जमाने में भी फॉरेस्ट्री होता था, है ना, वन का अधिकारी होता था, लेकिन तब भी वन जो है वेस्टर्न कल्चर जो हुआ है उसके साथ, जिस समय मौर्यंस इतना बड़ा साम्राज्य यहां बनाए थे, वेस्ट तो भीख मांगता था उस समय, उनके पास कहां कोई रिसोर्स है ना। चलिए, तो मौर्यंस के जमाने में भी अगर आप देखेंगे तो उस समय भी वन पाल यानी फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे, और लेकिन फिर भी और कुपायाचा ये सब कहते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस तरह के ऑफिशियल्स भी हुआ करते थे, लेकिन तब भी फॉरेस्ट जो है कम्युनिटी को भी उसमें अधिकार जरूर मिलता था। फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा गया था हमारे एंशिएंट पीरियड में, जिसके अंदर तपोवन, तपोवन मतलब वैसा फॉरेस्ट जहां पर कुछ ऋषि मुनि जाकर के तपस्या कर सकते हैं, वो ऋषि मुनियों के लिए ही था। वहां पे आम लोग खुद ही स्वेच्छा से नहीं जाते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों का इलाका होता था। जो राक्षस प्रवृत्ति का बदमाश है वो जाता था और वो ऋषि मुनियों को डिस्टर्ब करता था, उस तरह का भी होता था, उसको सजा भी मिलता था पकड़ के। व्याल वन रिजर्व फॉर वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर है वो सिर्फ वहां पे जाएंगे, जैसे आज का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, मौर्यंस ने भी वही सिस्टम बनाया हुआ है। साथ में हस्ती वन एलिफेंट फॉरेस्ट फॉर वॉर एलिफेंट, जो योद्धा जो हाथी हैं उनके लिए भी कुछ जंगल वहां पर छोड़ा गया है उसके लिए। बाद बाकी जो है और भी जंगल है जो कम्युनिटी के अधिकार के लिए भी इन लोगों ने फॉरेस्ट राइट्स पे भी अपना काम किया था। मतलब यहां पर जंगल जो है उस पर सिर्फ इंसान का इस तरह से अधिकार नहीं है, जंगल को उन्होंने हर तरीके से यहां पर डिवाइड करके दिया। जैसे आज होता है हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री, आज जैसा हो रहा है बिल्कुल उसी तरह का होता था, हाँ, लेकिन उसके अंदर ऑनरशिप जो है वो कम्युनिटी का भी होता था। आज जो ऑनरशिप है स्टेट का ऑनरशिप, बस इतना ही अंतर है। जो मौर्यंस का जो इतिहास है, थोड़ा सा मेगास्थनीज ने भी लिखा है अपने इंडिका में कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर फॉरेस्ट्री भी किया जाता था, और फॉरेस्ट को देखने के लिए भी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था। कुछ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट भी हुआ करते थे। एनीवे, अब धीरे धीरे समय बदला। हमारे यहां जब अगर आप देखेंगे तो कॉलोनियल फॉरेस्ट्री, मतलब जब हमारा यहां पर उपनिवेशवाद हो गया, मतलब ब्रिटिश आकर के यहां बिजनेस लगाए, पहले धीरे धीरे रूलिंग क्लास में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जब यहां पर आकर के। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने यहां भी जो टिम्बर का जो यहां पे क्राइसिस हो रहा था, टिम्बर का क्राइसिस मतलब जो पेड़ कट रहे थे, माने उन्होंने नाम दिया कि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। पेड़ यहां कैसे काटे जाएंगे भाई, यहां तो उस तरह का है ही नहीं, मतलब हमारे पास उतना इंडस्ट्री था ही नहीं, वो तो ब्रिटिश खुद ही बर्बाद कर रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया यहां पर भी कि इंडिया के अंदर जो उनको जो रेलवे वगैरह लगाना था, तो इंडिया के अंदर जो जंगल था उस पर उनका नजर जाता है पहले, और उसको वो लोग सोचते हैं कि चलो अब यहां भारत का जंगल को एक्सप्लॉइट करना है। उसके लिए भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कहां पर क्या दिया हुआ है। तो जैसे अगर आप देखेंगे 1850s का जो समय है, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। भारत में मतलब कॉटन मिल्स आते हैं। 1853 में रेलवे लाइंस बिछाया जा रहा है, पहला रेलवे भी चलता है बॉम्बे से थाने के बीच में, और रेलवे लाइंस का काम शुरू होता है। उसमें ये लोग जितने भी थे, मिलियंस ऑफ जो साल का पेड़ है और टीक का पेड़ है, इन सबको काट काट के रेलवे का स्लीपर बनाया जाता है वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ट्रेन का पहिया धंस जाएगा, ट्रैक मिट्टी में धंस जाएगा, तो उसके लिए स्लीपर बनता है। तो उसी स्लीपर को बनाने में इन सब का उपयोग इन लोगों ने किया। साथ में अब क्योंकि फॉरेस्ट को यहां पे इस तरह का बना, जैसे यूरोप में सिस्टम क्या बनाया, फॉरेस्ट को टोटल बना दिया कि ये प्रॉपर्टी रूलिंग प्रॉपर्टी है, रूलिंग क्लास का प्रॉपर्टी है।
या ये गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो यहां भी वही चीज बनाना है। तो 1864 में इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, और जो ये दैत्रिक ब्रांदिस देख रहे हैं, ये उसी स्कूल में पढ़ के आए थे जो जर्मनी का स्कूल था, जो 1713 के बाद स्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम पीछे मैंने देखा कि वो उस स्कूल में क्या सीख, अब उस स्कूल में क्या ट्रेनिंग हुआ था? उस स्कूल में ट्रेनिंग होता था फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने का, सिल्वीकल्चर का, पेड़ को ऐसा मैनेज करो कि एक सस्टेनेबली हमेशा के लिए बिजनेस देता रहे, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर एथिक्स पढ़ाया गया था कि पेड़ों के अंदर जान होता है, नेचर के अंदर अपना एक निहित जान है, उसका भी कुछ मूल्य है, वो खुद ही अपने आप को मैनेज करेगा, वो सब चीजों पे नहीं। या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का अधिकार हो सकता है जंगल के ऊपर जैसे सबका अधिकार है, माने ये सब चीजें नहीं बताई जाती थी। वहां फॉरेस्ट को मैनेज करो, फॉरेस्ट एक स्टेट प्रॉपर्टी है, उन सब चीजों को। और वहीं से वो लोग क्लास करके आते थे जर्मन फॉरेस्ट्री में, और भारत आकर के अपना सिस्टम बनाते थे। तो 1864 में इंपीरियल डिपार्टमेंट बना फॉरेस्ट का, 1865 में एक्ट बनने शुरू हुए, 1878 में एक्ट बनने शुरू हुए फॉरेस्ट को लेकर के, जिसमें वही काम किया गया कि फॉरेस्ट हमारा है। अब रूलिंग क्लास का है फॉरेस्ट, और रूलिंग क्लास में कौन है? तो ब्रिटिश है। और ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो यूरोप से आ रहे थे, और यूरोप में सिस्टम क्या था कि फॉरेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, और वही चीज उन्होंने यहां पे लागू किया। तो सारी कड़ियां जुड़ गई कि भारत के अंदर अगर ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऐसा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ही देन है। क्लियर? क्योंकि उसी के लेगेसी से ये आगे बढ़ा है। हमने अपना थोड़ा मोड़ा संशोधन किया है, लेकिन उसी के लेगेसी से ये आगे बढ़ता गया है। चलिए, मैं और भी चीजें बाद में बात करूंगा उसके बारे में डिटेल में। अभी पहले एक ओवरव्यू ले ले फॉरेस्ट का कि ऐसा फॉरेस्ट पूरे इतिहास में कैसे इवॉल्व करता है। तो एनीवे, तो ये इस तरह के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सॉरी, फॉरेस्ट के एक्ट्स बना के इन्होंने जो लोकल वहां के विलेज कम्युनिटीज थे, जितने भी ट्राइबल्स थे, उन सब का अधिकार जंगल के ऊपर जो था उसको छीन लिया। जंगल को जंगल को सिर्फ ये बना दिया कि अब ये हमारे राज्य का प्रॉपर्टी है, जंगल वो बन गया। क्लियर? तो चलिए, फॉरेस्ट बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पावर एंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, कि फॉरेस्ट अब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। जंगल को अब आप अपना मत समझिए, इसका पूजा मत करिए, क्योंकि हमारे कल्चर में तो जंगल का पूजा भी होता है। हमारे कल्चर में कई पेड़ ऐसे हैं जिसका हम लोग पूजा करते हैं। ब्रिटिश को पूजा पाठ से क्या मतलब? वो तो हमेशा इसमें पैसा देखता है, और इसी वजह से वो, क्योंकि उनका ट्रेनिंग ही वैसे जगह पे हो गया है, उनका थॉट प्रोसेस ही वैसे काम कर रहा है। इंडियंस का थॉट प्रोसेस वैसा कभी नहीं था जो अब है। अब हमारा थॉट प्रोसेस ब्रिटिश से ही आ गया है, इसलिए हम लोग जंगल को ऐसा रूप में देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था। हम लोग इंडियन स्टाइल में ऐसे सॉरी। अब ये सारी चीजें जो है वेल डॉक्यूमेंटेड है। इंडियाज वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री बाय महेश रंगराजन, ये किताब है। अगर इस किताब में आप पढ़ेंगे तो इस किताब में इन्हीं का क्रिटिक्स है, इंडियाज वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री। भारत के वन्य जीवन का जो इतिहास है उसके अंदर में ब्रिटिश ने जो ये राजनीति किया, ब्रिटिश ने जो ये सिस्टम लगाया, उसके वजह से ही सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ मॉडर्न पीरियड में। ये जो ट्राइबल्स का जल जंगल का जमीन का जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो आज का लड़ाई नहीं है, वो तो सदियों से वो लोग लड़ रहे हैं, आज भी उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कि अब कॉलोनियल फॉरेस्ट्री में जैसे दो फेज है ना। पहला फेज ये हो गया कि हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन का मैक्सिमम प्रॉफिट जंगल से निकालें, वो वाले फेज में ये लोग रहते थे। अब इसी कॉलोनियल फेज में दूसरा फेज शुरू होता है जहां पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फेज है। ठीक, कि यहां भी जैसा यूरोप में मॉडल है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यहां भी हम लोग लगाते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसलिए नहीं कि हमें पेड़ों का संरक्षण करना है, हमें पेड़ों को यह समझना है कि पेड़ों के अंदर भी जान होता है, कुदरत के अंदर जीवन होता है, तो उनका भी कुछ राइट्स है, ये नहीं समझना है। हमें यूरोपियन मॉडल क्या समझना है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हमें यूरोपियन मॉडल क्या समझना है कि जो ये फॉरेस्ट्री है इसका निरंतर हम लोग उपयोग कर पाए एज अ बिजनेस, एज अ प्रॉफिट टू द ह्यूमन काइंड, और खास तौर पर ब्रिटिश, कि इसका हम लोग निरंतर यूज कर पाए। इसी चीज को यहां पर बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में भी ये लोग शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए 1860, ये तो ब्रैंडिस का जिक्र हो ही गया, वो जर्मन में जो थैरेंट फॉरेस्ट्री स्कूल था जिसके बारे में पहले मैंने बात किया, वहीं से वो पास आउट हुआ था। तो जर्मन्स का जो कल्चर था कि भाई जंगल को एक मैनेजमेंट करना है, जंगल को आपको काटना है अपने फायदे के लिए, वो सब वो लेकर के आया था वहां से बुद्धि। तो 1864 में उस डिपार्टमेंट में उसने वही किया जो जिसमें वो ट्रेन होकर आया था। एनीवे,
तो उसने जर्मन मॉडल इंपोर्ट किया जिसके अंदर मोनोकल्चर भारत में भी शुरू किया गया, जब टीक, देवदार, चीर, पाइन इस तरह के पौधे लगाए जाए, इस तरह के पेड़ लगाए जाने शुरू कर गए। जहां पर जैसे एक जंगल है, मान लीजिए देवदार का, तो देवदार का ही खाली पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इसको कह रहे हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर। क्लियर? उसी तरह जो क्लियर फेलिंग या तोंगिया सिस्टम है, कॉपिस रोटेशन है, इन सब के बारे में आगे विस्तार में जानेंगे कि ये कौन कौन से सिल्वीकल्चर के सिस्टम्स होते हैं, आगे समझेंगे। यहां के लिए ये मतलब कि ये सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, एंड इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव आप समझ ही रहे हैं क्या पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ने जो बैलेंस बना करके रखती है उस बैलेंस को खराब कर दिया। तो बायोडायवर्सिटी का नुकसान, जैव विविधता का नुकसान हुआ, बायोडायवर्सिटी का प्रॉब्लम। मार्जिनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, जो लोग भी इस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जो वो और भी लोग थे, तो ब्रिटिश को क्या चिंता है ट्राइबल्स का है किसी का, वो तो क्रिमिनल ट्राइब इनको घोषित कर देते थे कि देखते ही जाओ गोली मार देना, इस तरह का भी काम करते थे वो लोग। तो उनको क्या चिंता है, उनको तो अपना सिर्फ पैसे से मतलब होता है, और इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया एक्सप्लॉइटेटिव जिसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई जगह नहीं होता था इन कम्युनिटीज के लिए, और वही कानून आजादी के बाद चलता चला गया। साथ में तो इन सब के वजह से क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हुए इनके, जिसमें संथाल रेबेलियन, जिसमें बस्तर ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसमें आप देखेंगे और भी बिरसा उलगुलान और ना जाने कितने सारे यहां पर ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, वो सब जल जंगल जमीन का ही लड़ाई था ब्रिटिश के साथ। एनीवे, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि साइंस ऑफ कंट्रोल नॉट इकोलॉजी। ये क्या है, जंगल को कंट्रोल करने का विज्ञान है। इट इज नॉट अ विज्ञान ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कि पारिस्थितिक तंत्र में एक बैलेंस बना के चला जाए जैसा कुदरत चलता है बैलेंस बनाकर, वो नहीं है। इसमें से एक जंगल में प्रॉफिट है, जंगल को कंट्रोल करो पहले। क्लियर? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था शुरू से ही कि ये चीजें। एनीवे, तो ये जो एक किताब है दिस फिशर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि माधव गडगिल, रामचंद्र गुहा, ये सब जो है एनवायरमेंटलिस्ट हैं। जैसे माधव गडगिल हैं, इनका तो रिपोर्ट आया था वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, जिसको बाद में कस्तूरी रंगन रिपोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये सारे लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा किताब लिखा जिसके अंदर ये सब मेंशन है कि भारत के अंदर जो जंगल थे, उन जंगलों के अंदर में जर्मन मॉडल लागू किया गया, और यहां पर एक तरह का फॉरेस्ट्री लागू, जो फॉरेस्ट आज हम लोग देख रहे हैं, जो फॉरेस्ट्री हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। एनीवे, तो फॉरेस्ट्री पढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट का सच्चाई भी समझना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लास इस तरह का ले रहा हूं। एनीवे, तो इंडियन रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल कंसिस्टेंस, मतलब भारत का इसको लेकर के क्या विरोध रहा, जो उन लोगों ने जो मॉडल अपनाया, क्योंकि वो हमारे आइडियोलॉजी से मैच ही नहीं करता है। हमारे यहां फॉरेस्ट्री का मीनिंग है कि फॉरेस्ट हमारा सब कुछ है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने उसका पूजा किया है, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे हमारे कोई भी वैदिक कल्चर हो। वैदिक कल्चर के आने के बाद जितने भी कल्चर्स हो, जितने भी राजा महाराजा यहाँ के हिंदुस्तानी थे, इंडिजीनियस थे, यहां तक कि मुगल भी थे, उन सब लोगों ने फॉरेस्ट के साथ अटैचमेंट रख के उसके अंदर एक तरह का आप समझ लीजिए जो कंट्रोल भी बनाया है। मान लीजिए मोरेंस का जो मैंने आपको दिखाया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसके अंदर भी वो बॉन्डिंग नजर आता है, वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी ऑनरशिप नजर आता है। इस तरह का वो हैरेसमेंट नजर नहीं आता है फॉरेस्ट का, जो ब्रिटिश के कानून के आने के बाद हुआ। तो इंडियन रेजिस्टेंस में, जिसके अंदर पहले तो जितने भी ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं जिसके बारे में जस्ट मैंने बात किया, साथ में जो स्वदेशी मूवमेंट था उसके अंदर भी जिक्र हुआ। गांधी जी ने भी कुछ क्रिटिक किया इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर का, जिसके अंदर फॉरेस्ट का जिक्र किया। चिपको मूवमेंट चलाया गया 1970s, ये 1970s का मूवमेंट है। आपको लग रहा होगा ये तो आजादी के बाद हुआ, तो ब्रिटिश चले गए। अरे ब्रिटिश चले गए हैं, लेकिन सिस्टम तो वही है ना, लॉ थोड़ी बदल गया है। ब्रिटिश ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकाला, तो उसमें से 200 से लेकर के 250 प्रोविजन थे, वो सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट हैं हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सिर्फ फेस लिफ्टिंग किया गया है, दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख देख करके उसके अंदर के कंटेंट को डाला गया है। आधार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो कि ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है। क्लियर? तो अब जो, क्योंकि मॉडल वही चल रहा है, लॉ वही चल रहा है, जिसमें आम लोगों का कोई है नहीं। फॉरेस्ट में स्टेट का अधिकार है, अब स्टेट वाले को जो अच्छा लगता है वो करेगा, रूलिंग क्लास को जो अच्छा लगता है वो करेगा, मंत्री जी को जो अच्छा लगता है वो करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो 1970s में इस तरह का आंदोलन चला, जहां पर महिलाएं आकर के पेड़ से चिपक करके, खैर ये तो ट्राइबल्स का हो गया अपना, जो महिलाएं आकर के पेड़ से चिपक करके आंदोलन करती थी कि पेड़ को कटने से पहले हमको काट दिया जाए।
इसको कहते हैं चिपको आंदोलन, जो 1970 के दशक में चलाया गया। उत्तराखंड में उसका देखा देखी और भी जगहों पर। यानी चलिए, तो अब देखते हैं कि आजादी के बाद क्या हुआ। ठीक है, चलिए, अब आजादी के बाद तो वो चले गए। वैसे एक जिक्र तो आजादी के बाद का अभी 1970 चिपको मूवमेंट से ही हो चुका है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल तरीके से आजादी के बाद क्या प्रयास किया गया, एक बार उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में शुरुआत के दिनों में तो वही था जो ब्रिटिश का छोड़ा हुआ था, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन, कि सिर्फ क्या करना है, टिम्बर को रेलवे में लगाओ, माइंस में लगाओ, जैसे जो ब्रिटिश कर रहे थे वही काम करते रहा देश शुरुआत में। धीरे धीरे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला 1952, उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया गया। उसके अंदर भी वही था कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन वही फॉरेस्ट्री को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। फॉरेस्ट्री मतलब वही कि मैंने हमारे फायदे के लिए ही पेड़ों का कटना होगा, बिजनेस के लिए ही हम पेड़ का संरक्षण करेंगे, ये है। उसमें भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट, उनके अधिकारों का इसमें भी कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं मिला वो। एनीवे, फिर एक 1988 में और भी बीच में कुछ पॉलिसी है। 1988 में भी एक पॉलिसी आई, इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस देखा गया, जब इकोलॉजिकल चीजों को देखा गया। मतलब इकोलॉजिकल का मतलब है कि थोड़ा सा इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में देखो, फॉरेस्ट को सिर्फ रिसोर्स, प्रॉफिट और इन सब चीज को लिए देखेंगे, खाली अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को फॉरेस्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रखेंगे तो सारा सत्यानाश होगा। तो 1988 में थोड़ा सा पॉलिसी के अंदर में चेंजेस दिखता है, जहां पर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, लोगों का पार्टिसिपेशन, मतलब जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए इस जंगल पे, और कंजर्वेशन के आधार पे देखा गया। ठीक है, थोड़ा सा आउटलुक चेंज हुआ। फिर 1990s के बाद जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या है, जो हमारे सिलेबस में एक पूरा यूनिट बना के दिया हुआ है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को या फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, उसको अलग से समझेंगे। वैसे ये सब मैंने एनवायरमेंट वाले क्लास में ही बता दिया है, वो वीडियोस मैं लगा दूंगा रेफरेंस के लिए, यहां दोबारा से भी बताऊंगा। क्लियर, चलिए, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इसका ओवरव्यू है कि ऐसा रहा। तो एक बार इंडिया माने वेस्ट और एक बार इंडिया को एक बार थोड़ा अगर कंपेयर करें हम लोग, तो क्या चीजें हम लोगों को दिखेंगी। जैसे वेस्ट का है कि यहां पर पहले टिम्बर का स्कैरसिटी हुआ, पेड़ बहुत काटे जाते रैंपेंट, उसमें अब टिम्बर को ही ध्यान में रख करके कि ये टिम्बर खत्म ना हो जाए, जिससे हम लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पे बल दिया गया। यही फॉरेस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर, यही वाला जो जिसमें मोनोकल्चर ये सब था, तो हमारे यहां जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसमें भी स्टेट मोनोपोली बना, और यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री फिर यहां भी लागू हुआ। ठीक है, एनीवे, अब आज जो है, आज हम लोग फॉरेस्ट को एक कंजर्वेशन के माध्यम से देख रहे हैं, जिसके अंदर कई तरीके का एजेंडा बना के, कई तरीके का, जैसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कई तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अब हमें यह समझ में आ चुका है कि फॉरेस्ट ही जीवन है। वो हमारे प्रॉफिट के लिए जरूरी हो चाहे नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। तो अब इस नजरिए से हम लोग फॉरेस्ट्री कर रहे हैं या देख रहे हैं। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एक उस तरह का सब्जेक्ट है जो यूरोपियंस का दिया हुआ मॉडल है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे।